दो न्यूक्लियर नेशंस भारत और पाकिस्तान अगर एक दूसरे पर अटैक करेंगे या एक दूसरे पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो हो सकता है कि न्यूक्लियर वार हो जाए, न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाए। तो इस तरह की बात हो रही थी कि ऐसा करने से कुछ वेस्टर्न पावर्स और शायद और बड़े बड़े जो हमारे जो महाशक्तियां हैं उन्होंने हो सकता है कि भारत को कुछ बताया हो कि आप ऐसा ना कीजिए। और एक और जो बात यहाँ पे बड़ी मैंने ये सुनी गई कि कोई किसी तरह का अगर हम स्ट्राइक करते हैं उसमें सिविलियन कैजुअलिटी होना तय है, और अगर सिविलियन कैजुअलिटी होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो एक अपना छवि, अपनी छवि है, अपना जो एक अप्रोच रहता है कि हम सिविलियन कैजुअलिटी नहीं चाहते हैं करना, तो हो सकता है कि ये मजबूरियां रही हो जिसकी वजह से हम लोगों ने कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया हो। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की कहानी कभी सीमाओं तक सीमित नहीं रही। पिछले 25 सालों में भारत ने कई बड़े आतंकी हमले झेले और हर बार देश के जवाब का तरीका अलग रहा। 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला, 26 नवंबर 2008 मुंबई पर 3 दिन तक चला पाकिस्तान फिदायिन का सबसे बड़ा हमला, और उसके बाद मोदी सरकार के दौर में 2016 का उरी हमला, 2019 का पुलवामा हमला और 2025 में हुआ पहलगाम हमला। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की नीति बदली? क्या सिर्फ बयान बदलते रहे या जवाब देने का तरीका भी? कूटनीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक्स तक भारत ने हर हमले के बाद क्या कदम उठाए और कौन सा जवाब सबसे प्रभावी माना गया? रायसीना रिपोर्ट्स की खास प्रस्तुति फॉल्ट लाइन प्लग में हम डीपी सिन्हा सर से चर्चा करेंगे इन 5 बड़े आतंकी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया और उनका सीधा और तथ्यात्मक कंपैरिजन। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की बदलती सुरक्षा नीति की कहानी है। और चर्चा की शुरुआत से पहले मैं डीपी सिन्हा सर के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। डीपी सिन्हा सर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं, सेक्रेटरी सिक्योरिटी रहे हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। जब कोई घटना होती है और देश अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करता है तो उस समय तो हम लोग जो उसका जो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा उसी को सोच करके, उसी को मद्देनजर हम अपना रिस्पॉन्स निर्धारित करते हैं। अब जैसे भारत का कोई स्टेप होता है, जैसे 2001 में जो घटना हुई थी उसके बाद हमने अपनी सेनाएं तैनात कर दी पश्चिमी बॉर्डर पे, भारत के पश्चिमी बॉर्डर पे। तो उसका जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने किया, उसने अपनी पश्चिमी सीमा जो उनकी अफगानिस्तान से लगती है वहां से अपना आर्मी विड्रॉ करके और उन्होंने भारत के सीमा पर उनको तैनात कर दिया। तो इसको उस समय तो बड़ा अच्छा माना गया। हम लोग साल भर दोनों आई टू आई कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं उसमें रहे कि हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा कार्रवाई किया है, क्योंकि जो पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसमें एक चीज तो साबित हो गया था कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे और वो जैश ए मोहम्मद नामक आतंकवादी घटना से, आतंकवादी संगठन से संबंधित थे। मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दूं कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना था वो मौलाना मसूद अजहर, वो भारत में गिरफ्तार हो चुका था कश्मीर में और उसको जेल में रखा हुआ था। उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश रची और हमारे इंडियन एयरलाइंस का जो हवाई जहाज का जो इंडियन एयरलाइंस की सेवा जो थी काठमांडू से दिल्ली की, उसको उन्होंने अपहृत कर लिया और वो उसको कंधार लेके चले गए। और कंधार में फिर जो थे पैसेंजर्स के
एवज में उन्होंने मांगा कि आप हमको मौलाना मसूद अजहर को और दो बड़े आतंकवादियों के साथ उनको आप रिहा कर दीजिए। तो भारत सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उनको जब रिहा किया गया तो उन्होंने जो निहत्थे थे पैसेंजर्स थे इंडियन एयरलाइंस हवाई जहाज के, उनको उन्होंने छोड़ दिया। इससे मौलाना मसूद अजहर की जो साख थी पाकिस्तान में वो बहुत बढ़ गई कि उन्होंने पूरे भारत सरकार के सुरक्षा तंत्र को झुका दिया और प्लेन हाईजैक करके खुद को छुड़वा दिया। तो उनका जो कद था वहां वो बढ़ गया। तो उसको वो और आगे ले जाने के लिए उन्होंने भारत की संसद पे हमला का जो उनकी योजना बनाई, वो तो हमारे सुरक्षा कर्मी की सूझबूझ और उनके अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया और सारे आतंकवादियों को मार गिराया और हमारे किसी भी सांसद या मंत्री या और किसी बड़े पदाधिकारी का बाल बांका न होने दिया। ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए कि सुरक्षा कर्मियों ने बहुत अदम्य साहस का परिचय दिया उस आतंकवादी हमले से निपटने में। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों का देश का जो रिस्पॉन्स था, हमने अपनी सेना की उपस्थिति जो है वो अपने पश्चिमी बॉर्डर पर बढ़ा दिया था और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी वहां पे अपना सेना ले आया। हालांकि कोई लो स्केल वार भी नहीं हुआ और कोई बॉर्डर स्क्रिमिश जिसको बोलते हैं कि बॉर्डर की जो झड़प होता है वैसा कुछ नहीं हुआ। सेना एक दूसरे के सामने खड़ी रही। लेकिन बाद में जब इसका विश्लेषण किया गया तो हम लोगों ने ये देखा कि उस दौरान पाकिस्तान जो 9/11 की घटना हुई थी, जो अमेरिका में 11 सितंबर को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अलकायदा ने अटैक किया था और उनका जो नर्व सेंटर था वो अफगानिस्तान था, जिस पर पाकिस्तान वहां अमेरिका ने अपने फौज से बाद में आक्रमण किया था। तो उनके जो शीर्ष नेतागण थे वो बॉर्डर पे, चूंकि इनकी जो डिप्लॉयमेंट थी बहुत कम हो गई थी, तो उसका फायदा उठा करके जो आतंकवादी नेता थे वो अफगानिस्तान से बचने के लिए पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। और आपको तो मालूम ही होगा, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जो अल-कायदा का शीर्ष नेतृत्व जो था वो बाद में उनका मुठभेड़ किया गया, उनको पकड़ा गया और उनके साथ उनका एनकाउंटर हुआ। कहाँ हुआ? पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ। एबटाबाद जो उनका जिसको बोला जाए कैंटोनमेंट टाउन है, वहां वो छिप गए थे और वहां पे उनका एनकाउंटर हुआ था। तो इसको पाकिस्तान का जो मूव हुआ हिंदुस्तान की सीमा पर अपना सेना भेजने का, उससे ये फायदा आतंकवादी संगठनों को हो गया। सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए पार्लियामेंट पे हमला करवाया? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेरर को अपनी स्टेट पॉलिसी के हिसाब से एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी यूज करता है और उन्हें लगा कि ओसामा बिन लादेन या तालिबान के जो रेमनेंट्स हैं जो भाग के आएंगे उनका बाद में वो एक स्ट्रेटेजिक यूज कर पाएगा, तो बेहतर है कि अपनी सेना को उठाने के लिए, वहां से हटाने के लिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से हटाने के लिए उन्हें एक बहाना चाहिए था। ये जानबूझ के किया गया? देखिए, ऐसा है कि कयास बहुत लगाए जाते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने तो सुरक्षा तंत्र में काम किया है। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत कठिन है कि इतनी दूर की सोच करके हम कोई काम कराएंगे। ये बहुत कठिन है, होने का हो सकता है, लेकिन मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतनी दूर की सोचना और किसी आतंकवादी संगठन को उसके लिए यूज करना कि उसको हम यूज करेंगे और उसके बाद ओसामा बिन लादेन जो है वो आसानी से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगा, ये बड़ी दूर के सोचने की बात है और बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की और इतनी डिटेल्ड सोच और प्लानिंग के बाद उन्होंने ऐसा कराया होगा।
सर अब हम आते हैं 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों पे। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त भी लश्कर तैयबा की तरफ से यह हमला किया गया था और ऐसा कहा जाता है कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी उस वक्त अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस के खिलाफ वॉर को ज्वाइन करना चाहते थे, तो उन्हें अफगानिस्तान से जाने से रोकने के लिए एक उन्हें मौका मुहैया कराया गया भारत में एक बड़ा टेरर ऑपरेशन करने का, और उसके लिहाज से मुंबई का हमला प्लान किया गया। एक जैसे हम पहले कयास लगा रहे थे कि एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान किसी बहाने से अफगानिस्तान बॉर्डर से अपनी सेना हटा ले, एक और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जिसके बारे में हम लोग ये मान सकते हैं कि उनका था कि अगेन कि हम अपने जो टेरर असेट्स हैं उनको हम भारत से केंद्रित रखें बजाय कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ओरमन हेडली जो मुंबई आकर के और सारे पोटेंशियल टारगेट्स की वीडियोग्राफी, जीपीएस लोकेशन मार्क करना, ये सब करके वहां गया था, और मुंबई अटैक जो 26 नवंबर 2008 को हुआ, जिसको अंजाम दिया गया, उसमें हेडली की बहुत अहम भूमिका थी। हेडली का जो रेकी मिशन था उसकी बहुत अहम भूमिका थी। तो एक चीज मेरा हम लोगों का मानना है, उसके इंट्रोगेशन में एक चीज बाहर आया था कि 2000 जो 9/11 हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान पे अमेरिका ने एक बड़ा प्रतिबंध लगाया था अनौपचारिक रूप से। जनरल मुशर्रफ जो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उनको ये बड़े क्लियर टर्म्स में, बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बोला गया था कि ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है अलकायदा ने अमेरिका की धरती पर। ये हम लोग इसके बाद ये नहीं चाहते हैं कि आप देखे जाए एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, क्योंकि पाकिस्तान जब अफगानिस्तान पे सोवियत रूस का कब्जा हुआ था, उसके बाद जो फोर्सेस जिन्होंने सोवियत फोर्सेस के खिलाफ लड़ा था, उसमें पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान जो है उसको बड़ी अहम भूमिका थी, और वो अमेरिका के सीआईए के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में उनको पेशावर और अपने अन्य जगहों पे उन्होंने मदद किया था कि वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं मुजाहिदीन को रशियन फौज के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसी सब के संदर्भ में हमको लगता है कि अमेरिका ने उनको ये चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान should not be seen as a nerve center and exporter of terrorism in other countries, especially India. तो ये जो भारत में जो इंडियन मुजाहिदीन का जो उदय हुआ पोस्ट 2000 में, वो शायद इसी स्ट्रेटेजी का परिणाम था कि उन्होंने आईएसआई को जब ये डायरेक्शन दिया, तो आईएसआई ने एक बड़ा बृहद प्लान बनाया कि भारत में हम आतंकवादी घटना कराएंगे, लेकिन उन घटनाओं को जो अंजाम देंगे वो भारतीय यूथ देंगे, और उसमें जो असला यूज किया जाएगा, जो वेपन या एक्सप्लोसिव यूज किया जाएगा, उन सबों का जो ओरिजिन होगा वो भारत होगा। पाकिस्तान से कोई चीज नहीं जाएगा कि आप अगर किसी को पकड़ लेते हैं, तो सीजर कर लेते हैं, तो आप उसको कनेक्ट कर दे पाकिस्तान से, तो हम लोग आ जाएंगे दबाव में कि पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की थी। आपने देखा होगा कि 2004 के बाद दशाश्वमेध घाट से शुरू हुआ, उसको मुंबई ट्रेन अटैक, अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट, जयपुर सीरियल ब्लास्ट, यूपी कोर्ट अटैक्स, यूपी में आपके श्रमजीवी अटैक, यूपी में संकट मोचन अटैक, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट, ये सारे जो हुए ये भारतीय युवाओं ने किए, कोई पाकिस्तानी इसमें नहीं आया था। और इसमें जो सामान यूज किया गया था वो सब यही से कर्नाटका में या और किसी जगह में बने हुए आईईडीज, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस थे जिनको यूज किया गया था। तो हम ये भी नहीं बोल सकते
दंगे करा रहा है। हालांकि उनकी ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थी और उन्होंने उनको यूज किया था। आपको याद होगा, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि बम्बई में जब अटैक हुआ था 26 नवंबर को 2008 को, तो जो पाकिस्तान में जो उनका एक बना था कंट्रोल रूम, उससे जो डायरेक्शन दिए जा रहे थे, तो उनको बोला गया था कि तुम लोग भारतीय मीडिया से बात करके बोलो कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम एक संगठन दक्कन मुजाहिदीन है, वहां से उनको बिलोंग करते हैं और हम दक्कन मुजाहिदीन के हैं और हम लोग भारत की जो शासन है उसके जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है मुसलमानों के खिलाफ, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ये उनसे बुलवाने की कोशिश की गई थी और ये उसी डायरेक्शन में एक एफर्ट था कि लोगों को पता चले कि ये जो है अटैक जो है ये इंडियन यूथ ने किया है। वो तो अजमल कसाब पकड़ा गया, उनके हथियारों का जो खीरा पकड़ गया, जो सामान लेके आए थे, उनके जो जीपीएस बरामद हुए, उनके जो POIT प्लेटफॉर्म पे जो बात कर रहे थे, उनका जब अनुसंधान हुआ तब पता चला कि सारा खेल पाकिस्तान से था। तो उनका उस समय तक यही एफर्ट था। तो जो आपने ये हमको बोला कि उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था लश्कर तैयबा को इंडिया में यूज करके और उनको जो पलायन उनका अफगानिस्तान की तरफ होता उसको रोकने का, फिर मैं वही बात बोलूंगा कि ये कयास है, इस पर हम कोई निश्चित रूप से इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। संभव है भी, संभव नहीं है भी, और ये एक तरह का कयास है। सर, उसके बाद भारत ने जो अपना ऑफेंसिव किया वो मेनली डिप्लोमेटिक था। जो मैंने उस समय सुना था कि भारत पे एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि दो न्यूक्लियर नेशंस भारत और पाकिस्तान अगर एक दूसरे पर अटैक करेंगे या एक दूसरे पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो हो सकता है कि न्यूक्लियर वार हो जाए, न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाए। तो इस तरह की बात हो रही थी कि ऐसा करने से कुछ वेस्टर्न पावर्स और शायद और बड़े बड़े जो हमारे जो महाशक्तियां हैं उन्होंने हो सकता है कि भारत को कुछ बताया हो कि आप ऐसा ना कीजिए। और एक और जो बात यहाँ पे बड़ी मैंने ये सुनी गई कि वो किसी तरह का अगर हम स्ट्राइक करते हैं उसमें सिविलियन कैजुअलिटी होना तय है, और अगर सिविलियन कैजुअलिटी होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो एक अपनी छवि है, अपना जो एक अप्रोच रहता है कि हम सिविलियन कैजुअलिटी नहीं चाहते हैं करना, तो हो सकता है कि ये मजबूरियां रही हो जिसकी वजह से हम लोगों ने कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया हो। आज की तारीख में आप देख लीजिए कि जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध हो रहा है इसमें स्कूल पे बमबारी हो गई है, अस्पताल पे बमबारी हो गई है, उस पर काफी सिविलियन कैजुअलिटी हुआ है। इससे काफी लोगों को बोला जाए कि सोशल मीडिया में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। अब ये बात और है कि अमेरिका या इजराइल इसकी चिंता नहीं करता है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग को उसका पर उसकी परवाह हो और हम लोगों के दिमाग में भारत का जो अपना अप्रोच है उसमें हम लोग नहीं चाहते हो कि कोई इस तरह की बात हो। तो हो सकता है, हालांकि मैं इस पर कोई निश्चित तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि उस समय जो डिप्लोमेटिक स्तर पर जो भारत का अप्रोच रहा, पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान की जो भूमिका है, इस पर ब्रोशर्स बना करके सारे देशों को दिया गया। उसमें सारा पाकिस्तान का रोल को हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि सारा जो ये घटना हुआ है इसकी जो साजिश है वो पाकिस्तान की धरती पर रची गई है। इसके साजिशकर्ता जो थे वो सारा पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के विधायक थे और उन्होंने आकर के भारत में हमारे बम्बई शहर में आकर के उन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। ये एक तरह से प्रॉक्सी वार बोल सकते हैं। पाकिस्तान डायरेक्टली तो नहीं आया, लेकिन अपने यहाँ से इन मुजाहिदों को भेज करके भारत की धरती पर हमला
सर शायद इसी वजह से था कि इसको हम कहें कि भारत की जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था उसके परिणाम में ही पाकिस्तान के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को यह कबूलना पड़ा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके चीफ ने माना कि हमलावर जो है पाकिस्तान से गए थे, उनका संचालन जो है वो पाकिस्तान से हो रहा था। ये सब कबूलनामा उसी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का नतीजा था। ऐसा है कि वो जो मुंबई अटैक हुआ उसके तो बहुत सारे पहलू थे ना। हम लोगों ने तो एक जिंदा पकड़ लिया आतंकवादी को, उसको बताया कि वो कहाँ का रहने वाला है। हम लोगों ने जो जीपीएस डिवाइसेस था वो रिकवर कर लिया, जो उनके पास जो वेपन्स थे, जो ग्रेनेड थे वो रिकवर हुए, और इनके ओरिजिन सब पता चल गया कि ये पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट किया गया था पाकिस्तान में और वहां से आए थे। तो ये प्रूफ मिल गया। उसके बाद ये जो वीओआईपी प्लेटफॉर्म जिसको उन्होंने यूज किया, कैलिफोर्निक्स एक कंपनी है जो न्यू जर्सी बेस्ड है, तो इसमें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज में जो हमारे जो बताया जाए दूसरी देश की जो एजेंसीज है, सीआईए है, एफबीआई है, इन्होंने जो अपना अनुसंधान किया, इन्होंने सारा पता कर लिया कि लश्कर तैयबा के जो पाकिस्तानी समर्थक हैं उन्होंने इटली में ये सुविधा खरीदी और उसके बाद उन्होंने उसको पाकिस्तान ला करके और उसको उस प्लेटफॉर्म को यूज करके और जो आतंकवादी गतिविधियों का संचालन वहां कराची के कंट्रोल रूम से किया। तो सारा सबूत मिल गया। अब इसमें हमको कोई प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं थी, पूरा विश्व जान गया, क्योंकि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इन्वॉल्व थी इस इन्वेस्टिगेशन में। और जब उन्होंने खुद देख लिया तो भारत को तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कल भारत ने सारी घटनाक्रम को सजा करके और सारे चीज को एक साथ एक जगह, एक समझिए कि एक हार में पिरो करके पूरे विश्व के सामने रख दिया कि देखिए ये पाकिस्तान की करतूत है और पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व है। उनके सरकारी स्तर पर जो उनकी एजेंसी है आईएसआई है, उन्होंने ये सब घटना को अंजाम दिलवाया। सर अब हम आते हैं मोदी सरकार के ऊपर। उरी में हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर पर बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स, उसके बाद पुलवामा के बाद हम बात करें पहलगाम की, तो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो तीन हमारे रिस्पॉन्स हैं, देखिए आपने जो बोला, पहले मैं दो वाक्य इसके बारे में बोलता हूँ। इस तरह की जो लोगों का जो एक्शन होता है, तो टेरर स्ट्राइक्स के बाद जो हमने काउंटर एक्शन लिया, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है किसी आतंकवादी घटना के खिलाफ। हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक बड़ा बदलाव आया नए सरकार के आने के बाद। पिछले 30-40 साल से ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टू गिव इंडिया 1000 कट्स। हम खुला लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और करके भारत को जो बोला जाता है ना कि कट्स देते रहेंगे, उनको हम लहूलुहान करते रहेंगे। तो ये जो नई सरकार है, जो आज की सरकार है, उनकी बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि वो जीरो टॉलरेंस पे जाते हैं। और एक बार अगर कोई हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये सारे देश में देशभक्ति की भावना प्रेरित करता है। आपने ये कहा कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद बहुत सारे तमाम विकल्पों में जब ये विचार किया गया कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए या लिमिटेड स्ट्राइक किए जाएं, और उसमें शायद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये दबाव था कि दो न्यूक्लियर आर्म नेशंस जो हैं अगर इस तरीके से करेंगे तो शायद एक न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा हो सकता है। लेकिन हमने देखा उरी, पुलवामा और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, तीनों में भारत का रवैया जो है, भारत का रिस्पांस जो है पहले से कड़ा होता गया, और इसके बावजूद दोनों मुल्कों के बीच कोई न्यूक्लियर वॉर का अंदेशा नहीं हुआ। और भारत ने इसे न्यू नॉर्मल बना दिया है कि अगर पाकिस्तान से कोई टेरर स्ट्राइक होगा
तो उसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर हमला करके जवाब दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा 2 दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने एक कानून पास किया है कि अगर उनके शीर्ष नेता को किसी में हमले में उनकी मौत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनका न्यूक्लियर वेपन ट्रिगर हो जाएगा। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने के लिए है कि आप हमारे शीर्ष नेता पर नहीं अटैक कीजिए। सर, अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल था उसको मोदी सरकार ने नाकाम कर दिया। आपका मानना सही है, असेसमेंट सही है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास इतना खतरनाक कोई चीज है तो हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेने के पहले सब प्रॉस एंड कॉन्स उसका सोच करके डिसीजन लेना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आज अगर हम भारत सरकार ये काम कर रही है तो सारी चीज सोच करके ही कर रही है, क्योंकि आंख मूंद करके कोई इसको कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे बिना तो कोई ऐसा काम किया नहीं जाता है। तो सब सोच करके सब प्लानिंग के साथ किया जाएगा और इससे उन्होंने एक देशभक्ति की भावना जागृत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी के लिए। ये थे सिन्हा साहब जो बता रहे थे भारत के उत्तरोत्तर कड़े होते रिस्पांस पर पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों। हमने बात शुरू की 13 दिसंबर 2001 के संसद पर हमले की और अब ऑपरेशन सिंदूर जिसका 1 साल हो गया है और किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नाकाम कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।